प्राचीन समय की बात है। उस दौर में वेदपुर नामक राज्य पर राजा आदित्य देव का शासन था। वेदपुर एक अत्यंत समृद्ध और खुशहाल राज्य माना जाता था। वहाँ की प्रजा अपने राजा से बहुत संतुष्ट रहती थी। राजा आदित्य देव की केवल एक ही संतान थी, एक पुत्री, जिसका नाम मालिनी था। मालिनी रूपवान होने के साथ साथ बुद्धिमान और सद्गुणों से भरपूर थी। राजा अपनी पुत्री मालिनी को हृदय से स्नेह करते थे। जब राजकुमारी युवावस्था में पहुंची, तब राजा और रानी के मन में उसके विवाह की चिंता उत्पन्न होने लगी। कुछ समय बाद राजकुमारी के लिए दो राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव आए। अब राजा के सामने यह तय करना बहुत कठिन हो गया कि अपनी पुत्री का विवाह किस राजकुमार से किया जाए। राजा ने इस विषय में महारानी से चर्चा की और बोले, देवी, हमारे पड़ोसी राज्यों के दो योग्य राजकुमार मालिनी से विवाह करना चाहते हैं। दोनों ही अच्छे कुल से हैं और दोनों राज्यों से हमारे संबंध भी मधुर हैं। ऐसे में किसी एक को चुनना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो गया है। आप क्या सोचती हैं? महारानी ने उत्तर दिया, स्वामी, आपकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ, किंतु सच कहूँ तो मैं स्वयं भी किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पा रही हूँ। दोनों ही वर उपयुक्त प्रतीत होते हैं। इस प्रकार राजा और रानी काफी देर विचार विमर्श करते रहे, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके। समस्या जस की तस बनी रही। उधर जिन दो राजकुमारों के प्रस्ताव आए थे, वे दोनों पास के राज्यों के थे। पहले राजकुमार का नाम सत्यकेतु था और दूसरे का नाम अमरसेन। राजकुमार सत्यकेतु अत्यंत बुद्धिमान, सौम्य स्वभाव वाला और देखने में भी आकर्षक था। वहीं दूसरा राजकुमार अमरसेन न तो नेक हृदय का था, न ही साहसी और न ही समझदार। उसके मन में छिपा हुआ एक षड्यंत्र था। वह सोचता था कि किसी भी प्रकार राजकुमारी से विवाह करके राजा के सिंहासन पर अधिकार कर लेगा। जब राजा और रानी किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सके और बात राजकुमारी के पूरे जीवन से जुड़ी थी, तब महारानी ने उचित समझा कि इस विषय में स्वयं राजकुमारी की राय ली जाए। यह निश्चय किया गया कि राजकुमारी जिसे भी स्वीकार करेगी, उसी से उसका विवाह कर दिया जाएगा। अगली सुबह महारानी अपनी पुत्री के पास पहुंची और स्नेह से बोली, बेटी, जैसा कि तुम जानती हो, हम तुम्हारे लिए योग्य वर की खोज कर रहे हैं। इस क्रम में दो पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों के प्रस्ताव आए हैं। दोनों ही गुणी और सुंदर हैं तथा तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम्हारे पिता और मैंने बहुत विचार किया है और यह निश्चय किया है कि तुम जिसे भी चुनोगी, उसी से तुम्हारा विवाह होगा। अब तुम स्वयं बताओ, तुम्हारी पसंद कौन है? यह सुनकर राजकुमारी मालिनी ने विनम्रता से कहा, माँ, आपने और पिताजी ने मुझे सिखाया है कि माता पिता का निर्णय ही सर्वोत्तम होता है। आप जहाँ और जिससे भी मेरा विवाह तय करेंगे, मैं उसी को स्वीकार करूँगी। महारानी यह सुनकर प्रसन्न हो गई। उन्होंने पुत्री को हृदय से लगा लिया और बोली, बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल उचित है, किंतु समस्या यही है कि हमें भी कोई निर्णय नहीं सूझ रहा। अब तुम ही हमारी दुविधा को समाप्त करो और अपना मत स्पष्ट करो। राजकुमारी ने फिर वही उत्तर दिया, माँ, आप जैसा चाहें मैं वैसा ही करूँगी। यह सुनकर महारानी थोड़ी विचलित हो गई और ऊंचे स्वर में बोली, बेटी, मैं समझा रही हूँ कि हमसे कुछ भी तय नहीं हो पा रहा। राजकुमारी कुछ क्षण शांत रही, फिर विचार करने के बाद बोली, ठीक है माँ, तब मैं उसी राजकुमार से विवाह करूँगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। यह सुनकर महारानी चकित रह गई और पूछ बैठी, बताओ बेटी, वे 3 शर्तें क्या हैं? राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि वह राजकुमार उस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें एक भयंकर आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि वह राजकुमार चावलों से भरा पूरा पतीला खाकर दिखाए और मेरी तीसरी व अंतिम शर्त यह है कि वह राजकुमार सोते हुए घोड़े को लेकर आए और उसी पर सवारी करके दिखाए। अपनी तीनों शर्तें बताते हुए राजकुमारी मंद मंद मुस्कुराने लगी। राजकुमारी की तीनों शर्तें सुनकर महारानी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वे बोली, बेटी, इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम कभी विवाह ही नहीं करना चाहती। क्या कोई भी राजकुमार ऐसी विचित्र शर्तें पूरी कर सकता है? तुम भली भांति जानती हो कि उस तालाब में रहने वाला मगरमच्छ कितना भयानक और खतरनाक है।
कोई भी समझदार व्यक्ति वहां उतरने का साहस नहीं करेगा। भला कौन सा राजकुमार पूरा पतीला भर चावल खा सकता है? राजकुमार तो वैसे ही कोमल स्वभाव के होते हैं, थोड़ा सा भोजन करते ही उनका पेट भर जाता है। और यह सोता हुआ घोड़ा, घोड़ा सोएगा या दौड़ेगा? उस पर सवारी करना तो असंभव है। महारानी की यह सारी बातें सुनकर भी राजकुमारी मालिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही। उसकी मुस्कान देखकर महारानी का क्रोध और बढ़ गया। वे जोर से पैर पटकती हुई कक्ष से बाहर निकल गई और सीधे राजा आदित्य देव के पास पहुंची। राजा से शिकायत करते हुए महारानी बोली, स्वामी, आपकी पुत्री विवाह करना ही नहीं चाहती, इसलिए उसने ऐसी असंभव शर्तें रख दी है। इसके बाद महारानी ने पूरी बात विस्तार से राजा को बता दी। राजा ध्यानपूर्वक सुनते रहे। जब महारानी अपनी बात समाप्त कर चुकी तो राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वे बोले, देवी, क्या आपको याद नहीं कि आपने भी अपने विवाह के समय 3 शर्तें रखी थी? अनेक राजकुमार उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए थे, पर मैंने उन्हें पूरा किया था। राजा की यह बात सुनते ही महारानी को पुरानी स्मृतियाँ याद आ गई। वह मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ स्वामी, मुझे सब याद है। मेरी माता मेरा विवाह अपनी सखी के पुत्र से करना चाहती थी, जो मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं था, इसलिए मैंने वे शर्तें रखी थी। महारानी ने आगे कहा, मेरी पहली शर्त थी कि आदमखोर शेर को तलवार से मारना, जिसने हमारे राज्य में कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था। दूसरी शर्त थी जंगल में छिपे डाकुओं को पकड़कर बंदी बनाना, जिन्होंने प्रजा का जीवन दूभर कर रखा था। और तीसरी शर्त थी पहाड़ काट कर नदी के लिए मार्ग बनाना, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए जल मिल सके। यह कहते हुए महारानी ने गर्व से राजा की ओर देखा और बोली, मुझे गर्व है कि आपने वे सभी शर्तें पूरी की थी। आप सचमुच साहसी और बुद्धिमान निकले। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, देवी, यदि मैं वे शर्तें पूरी न कर पाता तो क्या हमारा विवाह होता? यह सुनकर महारानी तो लग गई और बोली, भला क्यों नहीं होता? आप शर्तें पूरी करते या नहीं, मैं तो आपसे ही विवाह करती। यह सुनते ही राजा और रानी दोनों हंस पड़े। कुछ क्षण बाद महारानी गंभीर स्वर में बोली, परंतु स्वामी, आज हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? पहले समझ नहीं आ रहा था कि पुत्री का विवाह किससे करें, और अब यह समझ नहीं आ रहा कि उसे उसकी शर्तें छोड़ने के लिए कैसे मनाए। राजा आदित्य देव ने शांत स्वर में कहा, देवी, आप चिंता न करें। हमारी पुत्री चाहती है कि उसका होने वाला पति केवल साहसी ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी हो। यदि कोई राजकुमार समझदारी से काम ले तो इन शर्तों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। राजा ने आगे कहा, मैं दोनों राजकुमारों के सामने ये शर्तें रखूंगा और स्पष्ट कर दूंगा कि जो इन्हें पूरा करेगा उसी से हमारी पुत्री का विवाह होगा। इसके बाद राजा ने अपने दूतों के माध्यम से दोनों राजकुमारों को महल में आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों में दोनों राजकुमार अपने अपने विश्वस्त सेवकों के साथ वेदपुर के महल में उपस्थित हो गए। राजा ने दोनों राजकुमारों को शाही अतिथि के रूप में ठहराया। उनके रहने, खाने और आराम की पूरी व्यवस्था की गई ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस अतिथि सत्कार से दोनों राजकुमार प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उसी दिन संध्या के समय राजा आदित्य देव ने दोनों राजकुमारों से भेंट की। पहले उन्होंने राजकुमार सत्यकेतु को देखा। उसकी सुडौल काया, शालीन व्यवहार और मधुर वाणी ने राजा को अत्यंत प्रभावित किया। राजा यह भी जानते थे कि सत्यकेतु के पिता एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, जिनके राज्य की प्रजा सुखी थी। इन सब कारणों से राजा के मन में सत्यकेतु के प्रति विशेष आदर उत्पन्न हो गया। लेकिन जब राजा ने राजकुमार अमरसेन से बातचीत की तो उन्हें उसका ढंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी वाणी में घमंड और चापलूसी साफ झलक रही थी। राजा समझ गए कि वह स्वार्थी और अहंकारी स्वभाव का व्यक्ति है। महारानी को भी राजकुमार सत्यकेतु अत्यंत पसंद आया। वे तुरंत राजकुमारी के पास पहुंची और बोली, बेटी, मेरी बात मानो तो अपनी शर्तें वापस ले लो और सत्यकेतु से विवाह कर लो। ऐसा योग्य राजकुमार भाग्य से ही मिलता है। यदि उस मगरमच्छ ने उसे नुकसान पहुंचा दिया तो यह बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजकुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ, यदि मैं अभी अपनी शर्तें वापस ले लूँगी तो मेरा बहुत अपमान होगा। यदि राजकुमार सत्यकेतु मेरी शर्तें पूरी करेगा
तो विवाह होगा, अन्यथा वह अपने राज्य लौट सकता है। यह सुनकर महारानी बहुत निराश हो गई। इसके बाद राजकुमारी की दोनों राजकुमारों से भेंट कराई गई। राजकुमारी उन्हें महल से थोड़ी दूरी पर स्थित जंगल की ओर ले गई। जंगल के भीतर एक गहरा तालाब था। तालाब का जल शांत दिखाई दे रहा था, परंतु सभी जानते थे कि उसी तालाब में एक भयानक आदमखोर मगरमच्छ रहता है। तालाब के पास पहुंचकर राजकुमारी ने दोनों राजकुमारों की ओर देखा और बोली, यही वह तालाब है जिसमें वह खूंखार मगरमच्छ रहता है। मेरी पहली शर्त यही है कि आप दोनों में से जो भी इस तालाब में उतर कर तैर कर दिखाएगा, वही मेरी पहली शर्त पूरी करेगा। राजकुमारी की बात पूरी होते ही अचानक तालाब के किनारे हलचल हुई और एक विशाल मगरमच्छ पानी से बाहर आ गया। उसे देखते ही राजकुमार अमरसेन घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह पीछे हटते हुए बोला, यह क्या? नहीं नहीं, जान है तो जहान है। मैं इस तालाब में कभी नहीं उतर सकता। इसके बाद जब अमरसेन ने राजकुमारी की दूसरी और तीसरी शर्तें सुनी तो वह और भी चिढ़ गया। वह बोला, भला कोई पूरा पतीला भरकर चावल कैसे खा सकता है? और सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊं? उस पर सवारी कैसे करूं? यह सब असंभव है। इतना कहकर उसने साफ शब्दों में कहा, मैं इस विवाह से पीछे हटता हूँ। यह कहते ही राजकुमार अमरसेन वहाँ से लौट गया। उसके जाने के बाद राजकुमार सत्यकेतु ने राजकुमारी की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, राजकुमारी जी, मैं कल आपको इसी तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। इसके बाद राजकुमारी और राजकुमार दोनों महल लौट आए। अगली सुबह राजकुमारी, महाराज और राजकुमार सत्यकेतु फिर से उसी तालाब के पास पहुँचे। बिना किसी भय के राजकुमार सत्यकेतु ने तालाब में छलांग लगा दी और सहजता से तैरने लगा। वह काफ़ी समय तक तालाब में तैरता रहा, परंतु उस दौरान कहीं भी मगरमच्छ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद राजकुमार तालाब से बाहर निकल आया। राजकुमारी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतने समय तक तालाब में रहने पर भी मगरमच्छ बाहर क्यों नहीं आया। राजकुमार ने राजकुमारी के चेहरे पर उलझन देखी तो मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी जी, मैंने आपकी पहली शर्त पूरी कर दी है और आप यह सोच रही होंगी कि मगरमच्छ मुझे नुकसान पहुंचाने क्यों नहीं आया। दरअसल मैंने बीती रात अपने कुछ सिपाहियों को एक मजबूत जाल देकर भेजा था और उनसे कहा था कि वे मगरमच्छ को पकड़कर दूर छोड़ आएं। उन्होंने वैसा ही किया। राजकुमार ने आगे कहा, मेरी शर्त केवल इस तालाब में तैरने की थी। यह आवश्यक नहीं था कि उस समय मगरमच्छ तालाब में मौजूद हो। आपकी शर्त तैरने की थी, उससे लड़ने की नहीं। महाराज यह सुनकर मुस्कुरा उठे। राजकुमारी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा राजकुमार, आपने मेरी पहली शर्त पूरी कर दी है। मैं आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करती हूँ। फिर राजकुमारी ने पूछा, अब आप मेरी दूसरी शर्त कब पूरी करेंगे? राजकुमार सत्यकेतु ने उत्तर दिया, अभी थोड़ी ही देर में। यह कहकर वे सभी महल की ओर लौट गए। महल पहुंचते ही राजकुमार ने अपने सेवकों को संकेत किया। थोड़ी देर बाद सेवक वापस आए और राजकुमार को एक वस्तु सौंप दी। इधर महाराज के सेवकों ने दूसरे शर्त की तैयारी कर दी। वे एक बहुत बड़ा पतीला चावल से भरकर ले आए। उस विशाल पतीले को देखकर महाराज के चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिखाई देने लगी। महाराज ने पूछा, राजकुमार, क्या तुम सचमुच इतना बड़ा पतीला भरकर चावल खा सकोगे? राजकुमार सत्यकेतु ने सहजता से कहा, महाराज, मैं एक नहीं 2 पतीले भरकर भी चावल खा सकता हूँ। इतना कहकर उसने अपने वस्त्रों में छिपा हुआ एक छोटा पतीला बाहर निकाला। वह पतीला उसके सेवक विशेष रूप से बाजार से खरीद कर लाए थे। राजकुमार ने उस छोटे पतीले में चावल भरे और तुरंत खा गया। फिर वह मुस्कुराकर राजकुमारी से बोला, राजकुमारी जी, क्या आपकी दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई? मैंने आपके सामने पतीला भरकर चावल खाए हैं। यह सुनकर राजकुमारी जोर से हंस पड़ी। महाराज भी मुस्कुराते हुए महारानी से बोले, देवी, अब तो विवाह की तैयारी कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि यह राजकुमार तीसरी शर्त भी पूरी कर लेगा। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, राजकुमारी जी, आपकी शर्त में यह नहीं कहा गया था कि पतीला बड़ा ही होना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपकी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है। राजकुमारी एक बार फिर उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो गई। उसी दिन संध्या के समय
महाराज, महारानी और राजकुमारी शाही उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि राजकुमार सत्यकेतु एक घोड़े को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। महाराज ने पूछा, वत्स सत्यकेतु, यह घोड़ा लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार गर्व से बोला, महाराज, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। मैंने इसे एक बड़े अस्तबल से खरीदा है। यह उत्तम नस्ल का घोड़ा है। मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। घोड़ा वास्तव में अत्यंत सुंदर और बलवान था। उसका रंग श्वेत था और उसकी काया मजबूत थी। राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, राजकुमार, आपने इसका ऐसा नाम क्यों रखा? राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि यह मेरा घोड़ा है और इसका नाम रखने का अधिकार मुझे है। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवारी करके दिखाऊंगा। यह कहकर राजकुमार सत्यकेतु घोड़े पर सवार हो गया और उसे दौड़ाने लगा। यह दृश्य देखकर महाराज और महारानी हंस हंस कर आनंदित हो गए। राजकुमारी भी मुस्कुरा रही थी। जब राजकुमार वापस आकर रुका तो राजकुमारी ने कहा, मैं यही चाहती थी कि मेरा जीवन साथी साहसी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। आपकी समझदारी ने मेरी तीनों शर्तें पूरी कर दी। ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे ऐसा वर मिला। राजा और रानी ने यह सुनकर राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद राजकुमार सत्यकेतु और राजकुमारी मालिनी का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा और रानी ने भारी मन से अपनी पुत्री को विदा किया। राजकुमार सत्यकेतु अपनी पुत्री को लेकर अपने राज्य लौट गया और दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।